हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार आज हम फिर यूपीएससी जनरल स्टडी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति कैसी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो भारतीय संस्कृति है ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम में अपने विचारों को इंगित करने के लिए कहा जाता है तो आपको भारतीय संस्कृति की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसे ध्यान से सुने और समझें। कृपया इसे रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रटने में कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन याद नहीं रहती। बहुत ज़्यादा 2 दिन 4 दिन, बस 5वें दिन आप कहेंगे पढ़ाई मैंने किया था। तो अच्छा ये होगा कि आप उसे समझने का प्रयास करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरों से बहुत बातें में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती है बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों एक छोर पर मिलेगी और जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र में पॉलिटी समतलों को छोड़कर फिर विंध्या, अरावली, सतपुड़ा, सांद्राही, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती। समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न कभी गर्मी देखने को मिलेगी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 3 और 100 इंच वर्षा मिलेगी, सो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसी फसल नहीं जो यहाँ पैदा न की जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ की भू से पाया न जा सके, कोई ऐसा वृक्ष नहीं अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले, जैसे डायनासोर हो गया, कुछ और भी हैं। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबहवा, इसका मतलब आप दोस्तों समझ रहे हैं, आब हवा क्या होता है बताएंगे कोई? यदि आप किसी को आब हवा का मतलब पता है तो कृपया कमेंट जरूर करें। आब हवा हम आपको भी बताने का प्रयास करेंगे कि आब हवा क्या होती है। इसके लिए हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक और मानसिक पर पड़ता है, तो यहाँ आब हवा मतलब कि आपकी जीवन यापन का जो साधन रोजी है, मतलब कि इसमें कहा गया है कि यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि मतलब किस सिद्धांत को, फैले हुए जंगलों में की जो आपको मैंने भी सांस्कृतिक बताई, इसमें आबोहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है। सुनिएगा कहावत, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। सुन रहे, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। इसका मतलब ये है कि कोस पर पानी मतलब कि हमारे कुछ ही दूर पर कोई दूसरा स्थान है, कहीं की मिट्टी दूसरी है, कहीं का पानी दूसरा है। इसका मतलब है कोस कर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। नया सब मिलता चला जाता है। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इस विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे
कि यह देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है। यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तय में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर सुंदर मड़ियाँ अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़िया फूल दूसरों से न तो अलग और है और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय सांस्कृतिक का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य और फल फूल पैदा करती रही है, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। मतलब कि किसी भी नदी में कोई भी जल बहे, उसमें कुछ अंतराल हो सकता है, कुछ का पानी खारा है, कुछ का तीखा है, कुछ का गंदा है, कुछ का साफ है, लेकिन ये इनका एक केंद्र है। जैसे कोई सागर, जैसे प्रशांत महासागर है, तो कुछ बहुत सारी नदियाँ जो इनसे मिली हैं, रास्ते में अलग अलग प्रकार की भूमि मिलने के कारण, अलग अलग प्रकार का जलवायु वातावरण के कारण उनके पानी में कुछ बदलाव आ जाते हैं, परंतु ये सभी एक स्थान पर जाकर के मिल जाते हैं। इसके कहने का मतलब यही है। आगे पढ़ेंगे हम। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यही है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कहे गए हैं, सुनिएगा, यह एक कहावत भी है। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमार, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जमा हमार। मतलब इसका है बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमार। बाकी मगर मतलब बाकी दूसरा है, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमार। हमारा सिद्धांत, हमारे पहले के पूर्वजों का जमाना एक जैसा ही रहा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मतलब कि जैसे हम दोनों हैं कि हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो इसमें एक अलग की बात है कि हम दोनों की हस्ती मिट नहीं सकती, कभी भी नहीं मिट सकती। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमार, मतलब कि दुश्मन भी कभी नहीं कम हो सकते, हस्ती भी कभी नहीं कम हो सकती। ये लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं। दुश्मनों की भी कमी नहीं और हस्ती की भी कमो नहीं, नामो निशा हमार। सॉरी, देखिए अगर इन बातों का मतलब कुछ थोड़ा अटपटा सा हो सकता है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास अवश्य करूँगा। आगे सुनिएगा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिकता स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में और अहिंसा का हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का
वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा मतलब कि किसी उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपकी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि आपको अगर अपने सामने वाले दुश्मन को नहीं, इसमें दुश्मन को भी किया जा सकता है, अहिंसा से हराया जा सकता है, परंतु ये अक्सर जैसे कि महात्मा गांधी थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा तमाम सारे आंदोलन चलाए, सत्याग्रह चलाए, उन्होंने कभी भी हिंसात्मक रास्ता नहीं अपनाया, मतलब कि उन्होंने कभी भी मार कूट वाले रास्ते नहीं अपनाए। इसी को अहिंसा कहते हैं, मतलब कि अहिंसा कहते हैं कि अहिंसात्मक घटनाएं, मतलब कि इसमें जो दूसरा पक्ष होता है वो अहिंसक ढंग, मतलब कि बिना शारीरिक बल के लड़ाई करता है, मतलब आंदोलनों के सारे जो लड़ाई करता है वो अहिंसक होता है। परंतु जो आंदोलन भी होते हैं उनको भी हिंसात्मक तरीके से लोग लड़ते हैं। हिंसात्मक मतलब कि गैर तरीके से, जैसे चौरी चौरा कांड हुआ था तो ये हिंसात्मक था, और जो महात्मा गांधी आंदोलन चलाते थे वो सब अहिंसात्मक थे, परंतु उसमें कुछ बीच में बाधाएं आती थी जिससे वो कुछ हिंसात्मक का भी रूप ले लेते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। समझ गए बात? जो प्रजा भोग के रूप में हमारे सामने आता है, जो हमारी सभ्यता के ना तो भोग भी त्याग से ही निकलता है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है कि तेन त्याग भुज्जिथा, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध, हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व के स्रोत पर आधारित है। इसलिए हमारे भिन्न भिन्न विचारधाराओं और स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिए। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभद्र भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियां को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौंदर्य से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर जब और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया गया, उनके हृदयों को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते हुए चले जा रहे हैं, हमारे का यहाँ पे वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्खंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उन उपयोगों अपनी रीति के विकास किस प्रकार करें, समझ रहे हैं? सुरक्षित रखकर उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें। सुनिएगा, इस बात में दो बातें हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि हर प्रकार की प्राकृतिक जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशी के आक्रांत से प्रज्वलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों के द्वारा अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ आ गिरे, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग को अत्यंत उच्च आसान के अधिकार होते हैं। हमारी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ घनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीष कवि और अरविंद तथा रमण महिष जैसे योगियों को पैदा किया। मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले बता देना चाहूँगा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उनके सभी नेताओं जिनका गठन AO ने किया 1885 में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बीच तक उन्होंने जो भी कार्य किए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनका आभार हमारे भारत पर कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमारा भारत देश आज आज़ाद है और आज हम सेफ बैठे हैं। हमें हर एक बात को बोलने का अधिकार प्राप्त है। आगे सुनिएगा, और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भव विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में
पढ़कर संसार की प्रसिद्धि जातियाँ मिट गई, उनसे हम न केवल जीवित ही रहें वरन हमारे आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यह है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरती हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी, आकाशों से भी अधिक व्यापक है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि सांस्कृतिक अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र में हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश व संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जाति आपस में बंधी हुई हैं। जहाँ उनमें और सब तरह की भिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने में बापू जनधारणा की बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों में जनसाधारणा और हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो शताब्दियों की प्रभावित और प्रेरित हुआ। जनधारणा के हृदय से उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी, इसी में उनकी सफलता थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या सांस्कृतिक के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वह व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। सॉरी, हम आपको बताना चाहेंगे जहाँ मैंने व्यक्तित्व बोला अर्थात यहाँ पर व्यक्तिक है। व्यक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिक स्वार्थों और स्वतत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारे प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोड़ी जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों ना हो। एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक समृद्ध परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए एक ही रकम होती है, इससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार को प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो सब व्यक्तियों की सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्राथमिकता स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कह रहा है और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कह रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाए और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना में सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक कि ऐसा नहीं होता संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश के बीच का हो वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। अर्थात यह सर्वनाश का एक अच्छा साधन है, परंतु ये सर्वनाश अत्यंत आवश्यक भी है और अत्यंत प्रभावशाली भी है और यह गलत भी है, सर्वनाश और सही भी है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो ऐसे अहिंसात्मक त्याग भावनाओं पर प्रोत्साहित करें और भोग व आशाएं को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकार नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वह उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय है। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संगलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों की
देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं में कृतियों के सॉलिड परिश्रम में समझा जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं के आदान प्रदान के सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगठन स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य सांस्कृतिक का एक व्यक्ति रूप है, उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में दिए जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन को शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसके गर्व के साथ खुदवा दिया था। गर फिरदौस बरस वे जमीनस्त हमी हस्तु हमी अस्तु हमी अस्त। इसका मतलब है यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो कहीं यहाँ भी है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा जब पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श और भूमंडल मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा यदि मेरी वॉल्यूम थोड़ी बीच में लड़खड़ाती है या वॉल्यूम थोड़ी तेज़ है तो कृपया वीडियो की जो क्वालिटी है, वीडियो की जो स्पीड है उसे थोड़ा पॉइंट में कुछ हल्का सा कम कर लें तो आपको ज़्यादा बारीकी से समझ में आ जाएगा। यदि आप तेज़ सुनने या पढ़े यहाँ बिंदास तेज़ बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुने, 3 बार सुनिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत पड़ती है तो आपको ये चैप्टर की अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो में जो भी बातें कही हैं लिखने या रखने का प्रयास न करें। लिखना भी चाहते हैं तो आप कुछ बातें लिख सकते हैं परंतु मुख्य आपको अगर इनके शब्दार्थ से रिलेटेड मीनिंग्स, शब्दार्थ मतलब कि जो बीच में शब्द कुछ थे बड़े उनकी अगर वर्ड मीनिंग वगैरह चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। कृपया अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के पाने के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।